नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। देखिए, आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे क्योंकि एचआर न्यूज ने नया स्टूडियो बनाया है। जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि पिछले कई दिनों से हम इस काम पे लगे हुए थे, एक नया स्टूडियो बनाए, नए नए अंदाज में आपको खबरें दे, नए नए तरीके से आए, पॉडकास्ट आपको मिले। तो आज हमारे साथ बैठे हैं प्रवीण राव उर्फ बॉबी जी, जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट है और लगातार बड़े बड़े खुलासे वो करते रहे हैं। उनकी शिकायत पे कहें कि एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की है और लगातार एचआर न्यूज पे आप देखते रहे। राजनीतिक चर्चा में भी वो माहिर है, तमाम चीजों में है और कहें कि आपको अलग अलग लुक में एचआर न्यूज पर देखने को मिले हैं। आज हमने उनको बुलाया है कि उनका एक इंटरव्यू किया जाए, पॉडकास्ट उनका किया जाए, उनके जीवन के बारे में जाना जाए, क्योंकि वो आरटीआई एक्टिविस्ट है तो किस तरीके का उनके लिए खतरा बना रहता है। क्योंकि जो बड़े बड़े खुलासे करते हैं, जाहिर है जब हजारों करोड़ों के खुलासे करते हैं कि किस तरीके से घोटाले होते हैं, चाहे सहकारिता विभाग का खुलासा हो, चाहे अभी गुड़गांव के अंदर का खुलासा हो, तो तमाम खुलासों में कहीं ना कहीं जान जोखिम में रख करके ये कहीं ना कहीं देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बड़े खुलासे करते हैं। किस तरीके से वहां से निकाल के लेके आते हैं, अपनी जो है आरटीआई लगाते हैं और कागजों के आधार पर अपनी लड़ाई लड़ते हैं। तो एचआर न्यूज में उनका स्वागत है। प्रवीण राव जी, आपका स्वागत है एचआर न्यूज में। नमस्कार मल्लाल जी। पहला पॉडकास्ट आपकी का आज। धन्यवाद। ये क्या आरटीआई आपने मुझे आप डरते नहीं है? आरटीआई एक्टिविस्ट हो, ये बड़े बड़े खुलासे करते हो। नहीं मौलाना जी, इसमें डरना क्या है कि जो मेरा दायित्व है समाज के लिए, मैं वो पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पिताजी फौज में थे, अफसर थे, बाद में विदेश चले गए, विदेश की नौकरी करी 12-15 साल, फिर आ गए यहाँ। तो अब एक इच्छा थी कि भाई ठीक है, कोई समाज के लिए कुछ किया जाए, कुछ आगे नौजवान के लिए कुछ प्रेरणा, उनको प्रेरित किया जाए करने के लिए। देश में भ्रष्टाचार ज्यादा है, भ्रष्टाचार हटेगा तो कुछ हम आगे विकास की सोच सकते हैं। नहीं, बिल्कुल विकास की तो देखिए सोचनी पड़ेगी। लेकिन मेरा ये था, अपने बीच में सहकारिता विभाग का कितना बड़ा खुलासा किया, फिर गुड़गांव का किया, तो क्यों आप इन पछड़ों में पड़ते हो? और भी बहुत सारे लोग है करने के लिए, या फिर आपने ठान लिया कि अब सिर्फ यही समाज सेवा करनी है? नहीं मौलाना जी, मैं ये 2004-5 से कर रहा हूँ। 2005 में आरटीआई एक्ट आ गया था, उससे पहले भी हम करते थे। पहले हम उसका कोर्ट में पीआई फाइल करता था, मैं करता था। आरटीआई आने से कुछ चीजें आसानी हो गई, सूचनाएं मिलने लग गई, सूचना के आधार पे हमने उसमें फिर कार्य करना शुरू किया। तो अब तक मैं लगभग आपको बताऊं, मैं रफली तो मैं कम से कम 4000 के करीब आरटीआई लगा चुका। 4000? 4000 तो बहुत ज्यादा हो गई। हाँ जी, आपका ही कमरा भर जाएगा उसके जवाब। और ये 4000 के करीब आरटीआई लगा चुका था जी। 4000 आरटीआई के अंदर आप ये मान के चलो कि कम से कम 600 या 700 बड़े घोटाले थे और बड़े अफसर थे जो नपे हैं। मैं छोटे की बात नहीं कर रहा, किसी पटवारी की, हवलदार की या इनके, नहीं, नपे हैं। अच्छा। उसके बाद ज्यादा मैंने 2009 के बाद हुआ, जुडिशरी में भी किया कुछ मैंने। जुडिशरी में भी कई भ्रष्टाचार था, काफी कुछ है, अब भी है, उसमें भी किया है कुछ काम मैंने। ज्यादातर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, एक तो पोल्यूशन विभाग था, इसके अंदर बहुत ज्यादा आप समझो कि टोटली अंधेरे में सब कुछ चल रहा था जी। अरावली के लिए है, उसके लिए मेरे एक मित्र हैं धिगड़ा साहब, हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं कि अरावली एक हमारा लाइफ लाइन है। अगर पर्यावरण रहेगा जिंदा रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे यहाँ से। बिल्कुल ठीक बात है। उस अरावली को कैसे बेच दिया गया, पहले उसमें माइनिंग करी, माइनिंग रुकवाई हमने, सुप्रीम कोर्ट तक गए, फिर उसको बेच दिया गया, सरकार का प्लान चेंज करवाया भ्रष्ट अफसरों से मिलके, उसमें लड़ते रहे काफी टाइम तक। अब परेशानी आती है, अगर हम लड़ेंगे तो कोई साथ। अब ये इतना जरूर हो गया कि पिछले 5-7 साल के अंदर लोग साथ काफी जुड़ने लग गए, जुड़ रहे हैं लोग और लड़ाई में साथ दे रहे हैं, लड़ रहे हैं। मीडिया का देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, आरटीआई एक्टिविस्ट को अगर वो जो आप खुलासा करते हो या जो जानकारी मिलती है घोटालों की, उसमें मीडिया का सपोर्ट आपको मिलता रहा है? हाँ, मीडिया का सपोर्ट मिला है, ऐसा मैं नहीं कहता मीडिया का सपोर्ट नहीं मिला, मीडिया का सपोर्ट भी मिला है। मगर मीडिया में भी समस्या क्या है कि अब हर एक को डर होता है अपना, आप किसकी छापोगे या किसके खिलाफ चलाओगे। तो आपके भी बच्चे हैं, बीवी है, घर परिवार है, धमकी आती है।
तुमने कैसे चलाया, क्या किया? नहीं, बिल्कुल आती है, नो डाउट। इसके अंदर देखिए क्या होता है, सबसे बड़ा क्या, आदमी का काम अरेस्ट हो जाता है, धमकी आती है, कोर्ट कचहरी या कोई आरोप लगा दे बिना वजह के, तो दिमागी हरेसमेंट यानी कि परिवार की बढ़ जाती है। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि कोई हरेसमेंट इस तरीके की हो? मोला जी, मेरे साथ तो 2012-13 से काफी हरासमेंट हुआ, जान भी जोखिम में पड़ी है कई बार, मगर मैं हटा नहीं, डरा नहीं मैं। मेरे को मेरे व्यापार में भी नुकसान हुआ है, मेरे ऊपर भी काफी कुछ व्यापार का नुकसान हुआ, मेरी प्रॉपर्टीज में नुकसान हुआ। लोगों ने भाई जिसके खिलाफ करा उनने किया, बदला लिया। दो इवन यहाँ तक हो गया कि 2021 में तो मेरे पे गोली चली थी, जिसपे कि मुकदमा दर्ज है, मगर भाई हम अनजान लोग थे, कोविड का टाइम था, चला गए, कोर्ट में केस चल रहा है गुड़गांव। इन सबको देख के कभी मन नहीं हुआ कि छोड़ो इन आरटीआई के धंधे को? नहीं, इसलिए भाई समाज नहीं चाहता सुधरना? नहीं नहीं मोहन जी, इससे तो प्रेरणा मिलती है कि कोई दबाना चाह रहा है, कोई कुचलना चाह रहा है, कोई भाई मुझे रोकना चाह रहा है, तो रुकना नहीं है मुझे। तो फिर खुशी होती है कि आप एक जायज चीज के लिए लड़ रहे हो, हाँ, ऐसे में जान चली जाए, बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। पीछे आपका भी परिवार है बीच में। नहीं मोहल्ला जी, मेरे परिवार के नाम पे मेरे बुजुर्ग माँ बाप है, मेरा एक भाई है, तो परिवार तो है ना। मेरा सिर्फ ये परिवार है, वो भगवान के ऊपर है कि वो जब तक जिंदा है। ठीक है, भाई मेरा 2020-21 में एक्सीडेंट हुआ था, तो उसकी मेमोरी चली गई है। ठीक है, काम चलाऊला काम चल रहा है उसका, बाकी घर में तो बस मैं ही हूँ और मेरे बूढ़े माँ बाप है, इनकी कब तक सांस है। फिर भी लोग एलिगेशन तो आप पे भी लगाते होंगे, भाई आरटीआई एक्टिविस्ट है। मोहनलाल जी, एलिगेशन की बात यह है कि अब तक मैंने जितने घोटाले उजागर किए, सैकड़ों करोड़ के हुए, मेरे पास पैसे की ऑफर भी आई थी, आती हैं, देते हैं। पहले आदमी पैसे देने की कोशिश करता है, पैसे से नहीं मानता, धमकाते हैं, नहीं मानता, और भी कई। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ी थी कि गुरुग्राम के अंदर 3-4 तहसीलदार है, उन्होंने कोई जमीन कैसे क्या सेटिंग करके, वो क्या खुलासा आप लोगों ने किया था आरटीआई? मौला जी, वो क्या था कि उनकी जमीन सरकार ने एक्वायर कर ली थी और उनको मुआवजा भी दे दिया गया था। मुआवजा मिलने के बाद अब नियत में फर्क आई, उन मासे जी ने जिनकी जमीन थी, उनने रेवेन्यू रिकॉर्ड में गड़बड़ी करके और तहसीलदारों के साथ मिलके जो एक्वायर्ड लैंड थी, खाली पड़ी थी, उसको उठा के उन्हें बेच दिया। तो लगभग 7,000 गज जमीन बेची गई थी। उसमें तहसीलदार 4 इन्वॉल्व थे, उनमें से एक मोहतरमा नेहा है, जो आज यूपीएससी क्लियर करके वो आईएएस बन गई हैं। तो 30 जून को हुआ था वो, 30 जून को हुआ। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद मुझे एसीबी गुड़गांव से डीएसपी साहब ने फोन किया कि भाई आपसे इस मामले में चूंकि जांच मेरे पास है, तो आपके बयान अंकित करने हैं, क्या आप आओगे मेरे पास? मैं दुबई था अभी फिलहाल, मैं पिछले, मेरा दुबई व्यापार है तो 4-5 महीने से मैं दुबई रह रहा हूँ। तो मैं एक दिन के लिए आया था, उनको बयान अपने दर्ज करवाए और वापस चला गया था। मगर इसमें भी अब वही चल रहा है कि अब उन लोगों ने सारे हथकंडे अपनाए। पहले मेरे पास कुछ लोग भेजे कि भाई आप पैसा ले लो, इसमें से दरखास्त वहां पे है, सीएम वहां पे है, हम नहीं करेंगे, कार्रवाई मत करना। तो मैंने उनको सीधा कहा, भाई जो दरखास्त थी मैंने जांच के लिए, जांच मैंने दे दी थी, पुलिस को उसमें लगा, तो सीएम के पास वो पड़ी हुई है परमिशन के लिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब इस बार एक अलग कहानी इसमें नई निकली कि मेरे ही कुछ नौकर थे जो दगाबाज हो गए, उनसे मिल लिए। वो मेरे पास आए नौकर कि भाई आप 4-5 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप हमें कुछ भी दे देना, आप ही पैसा रख लो और आप मान जाओ इनकी बात। हमारे आपके घर में जो सर्वेंट लग रहे हैं? हाँ, सर्वेंट थी, एक थी किरण शेरावत करके, जो ऑफिस का मेरा देखभाल, डे बुक मेंटेन करना, देखभाल। मेरा एक प्यारा सा बच्चा है, सेंट बर्नार्ड, ब्रूजो नाम है, तो उसके लिए उसका खाना पीना, उसको घुमाना उसके लिए रख रखी थी। 3-4 नौकरी मेरे घर में और है, तो घर का बाहर का सामान समूल लाना, ये करना, या कभी हॉस्पिटल से दवाइयां दुइयां लाना, माँ के लिए, भाई के लिए, उस काम के लिए थी वहां से। अब वो लोग मिल गए। अब कुछ मेरी प्रॉपर्टी, जैसे मैं प्रॉपर्टी के काम बीच में करता था, तो खरीद लिया यहाँ से प्लॉटिंग के लिए, करने के लिए उनके नाम थी। अब लालच आया, पहले तो बोले कि भाई 5 करोड़ रुपए हमें यहाँ से ले लो, बाद में, हालांकि मैंने उसको फरवरी में हटा दिया था, फिर बाद में आए कि जी आप, हम तो ये आप पे प्लॉट नहीं उतरवाएंगे। मैंने मत उतरवाओ भाई यहाँ से। मैं दुबई था, मेरे पास धमकियां भी आई फोन पे काफी।
फोन पे धमकी आती हैं तो उस पे इंटरनेशनल कॉल और कोई नंबर फ्लैश हो नहीं रहा था। पता नहीं ये लोग जो क्रिमिनल लोग कैसे कॉल स्वैप करते हैं, हमें तो इसका नहीं पता। कोई बात नहीं, उसका दे दिया था। मैंने एक दरखास्त भी इस मामले में पुलिस में भेज दी थी। अब मेरे दफ्तर में सीसीटीवी कैमराज नहीं लगे हुए थे, एक टूट गया था तो उसको हटवाने के लिए मैंने कहा उस पर लगवाएंगे, वो हटा दिए थे। घर पे हादसा नहीं किया, वारदात नहीं करी है, तो मैंने दरखास्त दी थी उसके खिलाफ कार्रवाई की, ऐसे ऐसे मेरे साथ चल रहा है। मैंने बयान भी अंकित करवा दिए थे। उस महिला ने 2 महीने पहले एक थाने में दरखास्त दी थी कि जी मेरी स्कूटी ऐसे झगड़ा करके मारपीट करके या धमका के खड़ी कर ली, ये कर ली। तो मेरे पास नोटिस गया पुलिस का दुबई। तो मैंने उनको पूछा कि मैंने कहा ये महिला जो स्कूटी का मेरे पे इल्जाम लगा रही है, तो मैंने कहा ये इसके हस्बैंड और मेरे पास आए थे कि भाई 4-5 साल आप लोगों के पास काम किया, ये स्कूटर हमारा टूट गया, तो मैंने कहा जिस मॉडल का स्कूटर ले लो। तो मैंने कहा वो बोला यही लेंगे। तो जो भी 1,27,000 रुपए थे वो मेरे भाई के अकाउंट से पेमेंट हुई है। मेरा तो चेक से पेमेंट? हाँ, ये कार्ड स्वाइप हुआ था बैंक का। अच्छा। तो मेरे तो यहाँ अकाउंट है ही नहीं, क्योंकि मैं एनआरआई हूँ, तो मेरे तो व्यापार है बाहर है, तो मेरा तो यहाँ अकाउंट ही नहीं इंडिया में। तो उसका भाई के अकाउंट से ऑपरेट होता है, कर दिया, दे दिया था, यहाँ से हो गया था। उसके बाद में जो उसकी दरखास्त गई, उनने और भी कोई एलिगेशन लगाए, फोन किए मेरे रिश्तेदारों को, फोन यहाँ फोन, मतलब कि जीना आराम कर दिया था। ऊपर के लेवल के लोगों का दबाव है जो आप लोगों ने खुलासे किए हैं? नहीं, ऊपर आरटीआई में जो तमाम चीजें नहीं मोहनलाल जी, इसमें क्या होता है कि आदमी लालचवश कुछ भी कर देता है, ये एक इजी मनी लगता है, मगर इस इजी मनी के अंदर जो किसकी प्राइवेट लाइफ है, उस प्राइवेट लाइफ के अंदर ये खलबली मचा देते हैं, कुछ भी इल्जाम कुछ भी करके। अब अंत ये हो गया कि उस महिला ने बाद में उठा के पुलिस में दरखास्त दे दी कि जी मेरे साथ तो बलात्कार किया है, शराब पिला के मेरे साथ बलात्कार किया, मेरे साथ ये किया, ये तो हथियारों के सौदा करता है। हाँ, इस पे तो हवाला के काम थे। अरे मेरे हवाला के काम है या मेरे हथियारों के काम है तो वो दुबई सरकार देखेगी, यहाँ की सरकार का वहां मेरे पे एक्शन लगेगी जाके। और भी बहुत से लगाए, एलिगेशन लगाए। ऐसे आपने जब सहकारिता महकमा का खोला था, हाँ, अभी आप लोग हमने बहुत सारी डिबेट की है। हाँ, चैनल पे एचआर न्यूज पे आप लगातार दुबई से भी जुड़ते रहे हैं, यहाँ से भी जुड़ते रहे हैं। हाँ, तो आज ये था कि नया ऑफिस बनाया तो आप आए हुए थे, तो मैंने कहा क्यों ना आज आपको बुलाया जाए, आपसे शुरुआत की जाए। मोहनलाल जी, और अच्छा आप लोगों को लोग देखना पसंद करते हैं। आज एक नए टॉपिक पे हम बात करें कि नहीं मोहनलाल जी, इसमें ये है कि समाज को जागरूक होना पड़ेगा अभी। अब पहले तो ये कि अब नौकर किसको रखे या एम्प्लॉय रखे, तो अब तो सोच समझ कर रखने पड़ेंगे। भाई आपके घर के ये एक हथियार है, मतलब एलिगेशन लगाने का, घर का कि भाई रेप है और महिला को हायर करो और लगा दो। हाँ, लगा दो। ये तो ये जो कॉमन चल रहा है, ये तो बड़े बड़े जज भी नहीं बचे, बड़े बड़े कुछ नहीं बचे। अब वो लगा दिया, उसका जांच हुई है, जांच में आया गया कि भाई ये इसने झूठी दरखास्त दी है या जो भी किया है फाइल हुई है। मगर अब इस एक दरखास्त से, चलो झूठी तो पुलिस ने कर दिया, पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया, मैं नहीं कर, पुलिस ने सच्चाई के तौर पे पूरी जांच की है, अच्छे तरह से जांच की है, मैं धन्यवाद देता हूं पुलिस का कि इसके अंदर जांच की और सही जांच हुई है। मगर आप ये चीज देखिए इसमें कि आदमी को मानसिक रूप से 10 या 15 दिन जो भी ये चला, कार्रवाई चली है, आदमी को मानसिक रूप से परिवार में या परिवार के जो रिश्तेदार भी है या जानकार भी कितने टूट जाते हैं, वो कितने टूट जाते हैं। जाहिर है कि बड़ा दिमाग के अंदर इतना बोझ रहता है, पूछो मत, बेइज्जतियां होती हैं। अब रिश्तेदार हैं, उनको फोन किया, रिश्तेदारों के फोन आते थे और मेरे कई निकट के लोग हैं। इससे कभी मनोबल टूटा आपका कि नहीं आरटीआई छोड़ो यार? क्योंकि अब राजनीति डिबेट भी मेरे साथ करते रहे हैं, चुनाव को लेकर चर्चा। मोहनलाल जी, मैं सच्चाई की तौर पे हमेशा लड़ा हूं, सच से कभी डरा नहीं, सच से भागा नहीं, सच से नहीं भागा तो मैंने फेस किया। वरना अगर और कोई भी मेरी जगह आदमी होता तो जब रेप के ऐसे लगे तो या तो पंखे के लटक के फांसी खा लेता या जो पैसा होंगे पैसा दे देता। अब उसमें दरखास्त में यही लिखा हुआ है कि मेरी जो जमीन है, ये मेरी जमीन पे कब्जा नहीं देना चाह रहा, मेरी जमीन को ये कर रहा है। और वो जमीन की वैल्यू आज की तारीख में 7-8 करोड़ रुपए है। अब वो 7-8 करोड़ रुपए हड़पने के लिए एक सीधा सा एक वो हो गया कि भाई बलात्कार का लगा दो कि छोड़ देंगे। अब ये चीज तरीके गलत है, यहाँ से जो ये तरीके हो रहे हैं ये तरीके गलत हैं, कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। अभी किरण शरावत नाम की जो ये महिला है, अब चलो इसका तो कुछ नहीं गया, ये तो अपने घर सो जाएगी जाके यहाँ से, अब सोना तो इसका हो जाएगा, मगर तो मानसिक रूप से मेरे परिवार को या मेरे रिश्तेदारों को या मेरे दोस्तों को या जिनको जो जो मानसिक ये झेलनी पड़ी है,
पिछले 15-20 दिन में, उसका कोई हमें थोड़ी मिलेगा कुछ वहां तो से। आप उसका केस करेंगे दोबारा? भाई केस अभी यहाँ से मेरे पास अभी सर्टिफाइड नकल लूंगा सारी मैं, लेने के बाद जो भी उचित कार्रवाई है कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई के अलावा मैंने जमीन खरीदी है या मैं जमीन का व्यापार जो भी करता हूं यहाँ पे, वो लीगल करता हूं मैं, सारा शहर जानता है। मैंने कोई किसी की जमीन कब्जाई नहीं है, कोई कोई मैंने चोरी उचक्के काम नहीं किया, सारा शहर जानता है किसकी जमीन है क्या है यहाँ से। मगर उसने अपना एक भाई लालच वश करना है, जबकि उसको टाइम पे तनख्वाह दी जा रही थी, उसके बच्चे की फीस भी भरी गई है, टाइम टू टाइम जो भी एक सुविधाएं नौकरों को दी जाती हैं वो सब सुविधाएं दी गई है यहाँ, ठीक है। उसको एक दिन कहा कि मुझे जिम जाने का शौक है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, आप मेरे जिम की फीस भी इसमें भर दिया करो यहाँ से। हमने तो जिम की फीस भी 1000 रुपए भरी है महीने की, कि भाई चलो जा रही है, एक महिला है, चलो एक स्वस्थ रहना सबकी एक होती है और स्वस्थ रहना भी चाहिए। चलिए, इस मामले का पटाफिक्स हो गया आपको लगता हाँ है? हाँ, उसका हो गया सर। तो आगे आगे क्या कोई और बड़ा खुलासा, जैसे भी आपने सहकारिता फिर गुरुग्राम का, कुछ और ऐसा है आपके जहन में कि आने वाले दिनों के अंदर? नहीं मोहनलाल जी, मेरी शिकायतें काफी हैं जिन पे परमिशन के लिए सीएम ऑफिस में पड़ी है। हुड्डा के प्लॉट्स रेज्यूम हो गए थे, वो एक नेक्सस चला था कि रेज्यूम प्लॉट को बाद में दिखाया कि उसका मालिक आ गया जी मेरा वो कर दो, और उसको बाद में रेजिस्ट्रेट कर दिया, उसी रेट में रेजिस्ट्रेट कर दिया। रेज्यूम 20 साल पहले हुआ है, प्लॉट निकाला है सरकार ने 10,000 रुपए गज, उस पर ब्याज लेके उसको रेजिस्ट्रेट कर दिया, मगर आज की तारीख में सरकारी रेट ही वहां 4-5 लाख रुपए गज है। तो ऐसे खुलासा किया था, वो भी एक बहुत बड़ा हरियाणा का खुलासा है, उसमें बहुत बड़े लेवल उच्च के अफसर अटके हुए हैं। सीएम साहब के पास फाइल पेंडिंग है, अरावली कुछ हमारे आईएएस अफसरों ने मिलकर बेच दी थी, उसका भी सीएम ऑफिस में पेंडिंग है, चल रहा है। तो इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो आपको लगता है जो ये आप काम करते हो, आप आरटीआई एक्टिविस्ट का, या जिस तरह की आपके पास नॉलेज है इंग्लिश में बात करने की, कागजों को मैनेज करने की या स्टडी करने की, ये आपकी क्वालिफिकेशन इसमें सबसे आपका फायदा कर रही है? क्या एजुकेशन आपकी रही है? मैं सर एक सिंपल ग्रेजुएट हूँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट था, मगर मेरा एडमिशन बीडीएस में हुआ बजाय कि एमबीबीएस में। मैं बीडीएस करना चाहता नहीं था, वो छोड़ के फिर बाद में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, सिंपल ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद मेरे को शौक व्यापार का था, तो 21-22 साल की उम्र में मैं व्यापार में चला गया, सीधा फैक्ट्री डाली, करा। मेरे साथ के दोस्त लोग हैं वो अच्छे अच्छे ओहदे पे हैं। आज की तारीख में कोई जो भी जिस भी फील्ड में है, वकील है, बड़े वकील है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक है, माने जाने हैं। तो एक पढ़ा लिखा तबका एक मेरा एक सर्कल है, तो उससे मनोबल भी मिलता है। आपको लगता है आपके एजुकेशन ने बड़ा फायदा दिया आपको? हाँ, ये एजुकेशन होना क्यों? आम आदमी आरटीआई लगाता है, जैसा जवाब मिलता है हर आदमी समझ नहीं पाता। एजुकेशन के अलावा मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड, मेरे पिताजी एक बड़े कर्मठ किस्म के ईमानदार आदमी रहे हैं, जज्बा रहा है देश के लिए लड़ने का, करने का। जितने भी पोस्ट इंडिपेंडेंट 2-3 वॉर हुए हैं, पाकिस्तान से हुआ, चाइना से हुआ, तो माय फादर हैज पार्टिसिपेटेड इन ऑल दोज वॉर्स। तो प्रेरणा मिलती है। मेरे घर के अंदर सारे डिफेंस के अंदर अफसर रहे हैं, चाचा वगैरह, भाई भी, अब भी जो भाई वगैरह हैं वो फौज के अंदर हैं, तो प्रेरणा मिलती है उनसे, प्रेरणा मिलती है। अब दुबई जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप? नहीं, मैं के लिए मैं तो दुबई सेट, मैं तो दुबई ही रहता हूँ, मैं दुबई का रेजिडेंट हूँ। मैं यहाँ परिवार चूंकि यहाँ है, तो इस बार थोड़ा मैं 4-5 महीने में आया, वरना मैं 15-20 दिन में, महीने में 4-5 दिन के लिए आता हूँ, मेरी जड़ें तो यही है। तो ये दिमागी हरेसमेंट इन्हीं मामलों से बड़ी, इसीलिए 3-4 महीने लग गए आपको? नहीं, मैं तो अपने काम में या व्यापार में वहां व्यस्त था। ये जब पीछे से ये घटनाएं घटी, क्योंकि मेरे भी तो काफी दुश्मन है, मैं इस काम में हूं, तो अब इन्हें चक्रव्यूह रच के ये करके फंसाया। अरे फंसाया तो जब इसका पटाक्षेप हुआ है, तो मगर ये इस बार एक बहुत ही घृणित कार्य किया गया, यानी कि आपके इरादों को और मजबूत कर दिया। हाँ, मेरे को मजबूत कर दिया। मगर एक घृणित कार्य से, जो घृणित कार्य किया कि किस पे लांछन लगाना, 376 का लांछन। अच्छा, जिस महिला ने लांछन लगाया है 376 का मेरे ऊपर, उसका पति 376D के अंदर सजा याफ्ता है, हाई कोर्ट से जमानत में 3 साल सजा, 4 साल सजा काटी, 20 साल सजा हो रखी है, वो जमानत पे। ये क्रिमिनल लोग समाज में ऐसे खुला घूम रहे हैं, तो इस समाज के लिए खतरा है ये। वो लगता है इस पे कानून बनना चाहिए, या जो ऐसे इस तरीके की शिकायत देते हैं उन पे एक बड़ी गहनता से जांच? नहीं, गहनता से नहीं जी। मैं हाईकोर्ट, एक तो मैं ये कर रहा हूं, मैं हाईकोर्ट एप्लीकेशन वो कर रहा हूं, मैं डाल रहा हूं पीआई, कि ये आदमी जिसपे 376 में सजा कर रखी है, उसको आज समाज में खुला घूमने छोड़ दिया, और वो आज अपनी पत्नी से ये घृणित कार्य दूसरे लोगों पे करवा रहा है।
तो ये भी तो गलत है ना। तो मैं एक बार लड़ूंगा एक बार इसके लिए। तो आपको क्या लगता है कानून में कुछ बदलाव होने चाहिए? सरकार से कोई आपकी ऐसी डिमांड हो कि भाई पूरा परिवार तबाह बर्बाद हो जाता है, जैसे किसी के परिवार में किसी को कैंसर हो जाता है तो आपको पता है घर बार तमाम चीजें बिक जाती है। सर ये इसी तरीके से 376 अगर प्रूव हो जाती है, मेरे पे लग जाती, मुझे जेल जाना पड़ जाता, तो मेरी तो 2-3 पीढ़ी का इतिहास खत्म हो गया था। आने वाले जनरेशन पे भी दाग लग जाता कि भाई ये तो इस प्रकार के लोग हैं। जितने मेरे दोस्त, जितने मेरे फ्रेंड, जितने मेरे जानकार, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोग, उनको हरास किया गया, उन पे फोन करवाए गए, फोन करे गए उन पे, उनको मानसिक रूप से तोड़ा गया, उनको मैसेज गलत डाले गए, गलत गलत मैसेज उनके साथ शेयर किए गए, उनकी व्हाट्सएप के ऊपर। मैं बता नहीं सकता कि मतलब किस प्रकार से, बता नहीं सकते कि किस प्रकार से मानसिक रूप से तोड़ा गया है। जो जो लोग इसके अंदर सफर किया है, जिनने झेला है, तो इससे निकलना कोई इतना आसान थोड़ी है। मगर हाँ, इस महिला ने कृत्य किया। हमारे दर्शकों को इंतजार है आपका कुछ कारोबार का भी खुलासा। नहीं, मेरे को करते हो, मुझे प्रॉपर्टी का भी आप करते हो, राजनीति में भी बड़े इंटरेस्टेड रहे हो, समाज सेवा भी आप। बताता हूँ मौला जी, मुझे तो सिर्फ समाज से या इनसे एक गुजारिश है कि भाई मैं अगर किस अच्छाई के लिए लड़ रहा हूँ, चलो ना भी लड़ रहा, मैं नहीं कहता कि अच्छाई लड़ रहा हूँ, कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं, कुछ बुरा मानते हैं, मगर आप लोग तो इस बात का सहयोग करो कि किरण शेरावत नाम की महिला, जो ये ऐसे ऐसे पता नहीं और रेवाड़ी में या जिले में कितने लोग छुपे हुए हैं, जिनका मुखौटा कुछ और होता है, पीछे निकलते कुछ और है। हम उनको सांप की तरह समाज में पाल रहे हैं, फिर वो भाई हमें डसेंगे। बिल्कुल। तो कम से कम उनका तो एक सामाजिक बहिष्कार या और कुछ जो भी समझे वो किया जाए, वहां से कि सजा तो मिले। रहे व्यापार की, तो मोहनलाल जी, मेरा दुबई के अंदर जो पहले हमारा कारोबार था, हमारा था कमोडिटीज का। मैं दाल वगैरह इंपोर्ट करता था, और भी कुछ ऐसे सामान थे, करते थे, इंपोर्ट करते थे। फिर मैं गवर्नमेंट ऑफ सूडान के लिए जो जूट बैग्स होते हैं, उसकी सप्लाई थी काफी टाइम तक। तो कैलकाटा में मैंने पूरी जूट मिल ले रखी थी लीज के ऊपर, काफी टाइम चलाई वहां से। फिर कोविड के टाइम मेरा जो मेन काम था वहां पे, वो था लैपटॉप्स का और कंप्यूटर्स का, प्रिंटिंग मशीन्स का, इनका। हम यूएस से, कनाडा से, यूरोप से उसका लॉट उठाते थे, उसको रीफैब्रिश किया, और रीफैब्रिश करके उसको वहीं से ही, दुबई से ही उसको सेल आउट कर दिया। अब वो कोविड के दौरान वो काम कम हुआ, बंदी हो गया था 1.5 साल वहां से। फिर 2021 में भाई का एक्सीडेंट हुआ, तो कोई रेगुलर रूप से मतलब कि काम का नहीं ध्यान दे पाया। काम चल रहा था, दफ्तर है मेरा, मैं दुबई में ही रहता हूँ, दुबई में ही मेरा जुमेरा लेक टावर्स है, वहां मेरा ऑफिस है। तो उस वक्त स्टाफ काफी हटाना पड़ा। अब चल रहा है वहां से, अब मैं उसको रेगुलर तौर पे, अब मैं चूंकि भाई माँ बाप कितने समय तक हैं जिंदा, भगवान की देन है, मगर फिर परमानेंट सेटल तो मुझे दुबई रहना है। दुबई तो मैं उस हिसाब से अपना सारा सेटलमेंट कर रहा हूँ लाइफ का, कि वहीं जाना रहना है यहाँ से। मगर हाँ, ये कार्य जो है हिंदुस्तान से जड़ें खत्म नहीं होंगी, आता जाता रहूंगा। भ्रष्टाचार की लड़ाई बिल्कुल लड़ेंगे। चलिए, एचआर न्यूज में तो आपका स्वागत है, कभी भी आ सकते हैं। मोदी जी ने तो आह्वान किया था, कुछ वो लड़े, कुछ हम लड़े। हर एक जगह कोई अपने अपने फील्ड के अंदर है, पढ़े लिखे लोग हैं, लड़ते हैं, लड़ेंगे, उठाएंगे आवाज। राजनीति में आगे इंटरेस्ट है कुछ? नहीं मोला जी, राजनीति में मेरा शुरू से इंटरेस्ट नहीं रहा। हाँ ठीक है, राजनीति में मैं यहाँ के बड़े सारी डिबेट पे करें, लोग इंतजार करते हैं। यहाँ के बड़े राजनीतिक घराना है राजा राव वरिंदर सिंह जी का, उनके साथ बचपन से जुड़ा रहा हूं मैं। राव साहब से ही पर्सनल तौर पे मेरी अच्छा रहा है। फिर राव इंद्रजीत सिंह, राव अजीत सिंह या राव यादविंदर सिंह, तो बड़े भाई की तरह इज्जत करता हूँ। वो भी मान सम्मान देते हैं, सुनते हैं, सब कुछ है। तो राजनीतिक तौर पे तो चाहे कोई यहाँ एमएलए बनता है या कोई पुराने भी हैं, तो सब लोग जानते हैं, ऐसी बात ही नहीं है कि मुझे नहीं जानते। आपने एचआर न्यूज को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ परवीन राव मोदी जी, जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, राजनीति में भी इंटरेस्ट रखते हैं। आज एक पहला हम जो शुरुआत कर रहे थे कि स्टूडियो में बुला करके और एक पॉडकास्ट उनका किया जाए, एक पूरा चर्चा की जाए उनके बारे में, तो आज हमने ये चर्चा की और ये सीधा आपको परवीन राव मोदी जी से मुलाकात कराई। फिलहाल इतना ही, अगले अपडेट में मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ और फिर आएंगे नए रूप में आपके साथ। नमस्कार। नमस्कार।